के जो मेन मोटिव्स हैं ना, वो पहला ये है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, दूसरा ये है कि दुनिया में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसको काउंटर करना, कि न्यू कंट्रीज़ को प्लेटफॉर्म देना कि वो भी मर्ज करें। ठीक है, हमने देखा कि पूरा यूरोप जो है ना ग्लोबल मार्केट बन गया है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और अगर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे मतलब अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अनइवन सा चेंज देखने को मिलता है। अमेरिका का जो यूनिपोलर सिस्टम है वो दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके अपोनेंट इसको क्या कहते हैं टैकल करने के लिए फिर उन्होंने एक मल्टीपोलैरिटी सिस्टम बनाया, जिसमें हमारे पास रशिया है, चाइना है, और उसके बाद दुनिया पहले बाईपोलर थी, बाईपोलर से यूनिपोलर की तरफ आई, अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रही। बेसिकली जो दुनिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं अल्टरनेट करने के लिए एक डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको ये चाइना और रशिया दोनों आगे लेके जा रहे हैं। हमारे जो SCO का मीटिंग हुई है, यहाँ पे भी कोई रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट नहीं आए, ना वो शी जिनपिंग आए हैं, तो इसलिए देखा जाए तो वहाँ पे अमेरिका इंडिया का पाकिस्तान में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजना एक रीज़नेबल बात थी। यहाँ पे जाना उनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेबल था, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट पावर थी, उनका एक अपना ब्लॉक है। जो ब्रिक्स है वो वैसे भी अपना जो यूरोप है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया, तो मेरे ख्याल में उनका होना वहाँ पे बड़ा इंपेरेटिव था। IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है। ठीक है, अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता। बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है। ठीक है, और हर एक चीज़ का हिसाब रखना। अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही हैं, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ेगा, टारगेट मीट करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान इंक्लूड होगा। चाइना और इंडिया की तो उनके हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी वार्स हुई हैं, अभी उनकी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल में थोड़े से अक्लमंद हैं, इंडिया वाले भी और चाइना वाले भी, कि वो अपने इख्तलाफात के बावजूद अपना जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे जैसे नहीं है कि हमारी अगर एक कंट्री के साथ नहीं बनती, एक नेबर के साथ हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन ही ख़त्म कर दें। काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो है ना पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाना। अब देखें इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो उसमें इंडिया का कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, तो इस वजह से हम ये अनएक्सेप्टेबल है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही काउंटर टेररिज्म है और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से ये कंसर्न हो तो वो उसे पार्ट नहीं बनने देगा। 36 ममालिक यानी कि 36 मुल्कों के लीडर इस वक्त रशिया के अंदर बैठे हुए हैं ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स का पार्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। क्या पुतिन डरते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि रशिया के लिए इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है, ना कि शहबाज शरीफ। क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा? इन्हीं सारे सवालों पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइम असगर, कैसे हैं आप? बेहतरीन, बिल्कुल फिटफाट, आप सुनाएं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। साइम, आपको पता है इस वक्त रशिया जो है ब्रिक्स मीटिंग को होस्ट कर रहा है। 36 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे पहुँच चुकी हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। पाकिस्तान ने अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो अलाउ नहीं किया गया, इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। नो डाउट पाकिस्तान जो है एज अ ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो इकॉनमी वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इवन कि अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में जो है 5 फॉर्मल कंट्रीज़ को ऐड किया गया है, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इंडिया ने ये चीज़ G20 में भी की थी। क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ब्रिक्स के जो मेन मोटिव्स हैं ना, वो पहला ये है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, दूसरा ये है कि दुनिया में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसको काउंटर करना, कि न्यू कंट्रीज़ को प्लेटफॉर्म देना कि वो भी मर्ज करें। ठीक है, हमने देखा कि पूरा यूरोप जो है ना ग्लोबल मार्केट बन गया है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और अगर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे मतलब अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अनइवन सा चेंज देखने को मिलता है। तो उसमें यह है कि रशिया, चाइना ये सब मिल के ये करना चाह रहे हैं कि एशिया को भी आगे लेके जाया जाए। ठीक है, तो जो तीसरी चीज़ है वो है काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो है ना पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाना। अब देखें इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
तो उसमें इंडिया का कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। तो इस वजह से हम ये अनएक्सेप्टेबल है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही काउंटर टेररिज्म है और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से ये कंसर्न हो तो वो उसे पार्ट नहीं बनने देगा। बिल्कुल ऐसा ही आपको याद होगा जब जून में चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था और इंडिया ने वीटो कर दिया था, यही कह के कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। और आप देखें कि ब्रिक्स में आपने कहा कि दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए जो है काम किया जा रहा है, इस पर बात की जा रही है। और जब इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करता है तो फिर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट कैसे हो सकता है? ये तो बहुत फिर मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हमने एप्लीकेशन दी हुई है और ब्रिक्स से फ़ायदे भी होंगे। जैसे उनका एक NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, उसके आज जो शेयर कैपिटल है कोई $100 बिलियन के रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो कर्ज़े भी फराम करते हैं न्यू मार्केट्स को, इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको प्लेटफॉर्म देना, ठीक है, फैसिलिटेट करना, ठीक है, उनके लिए मतलब कोटा सेट करना, ठीक है। ये काफ़ी कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ये 30% ऑफ वर्ल्ड GDP है, 40% ऑफ पॉपुलेशन है, कोई 32% एरिया के हिसाब से हो जाता है। तो बहुत बड़ी मार्केट है। जो भी कंट्री इसमें इंक्लूड होगा उनको फ़वायद होंगे। रही बात पाकिस्तान की तो हाँ, ऑब्वियसली IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है, ठीक है। अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता। बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, ठीक है। और हर एक चीज़ का हिसाब रखना। अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही हैं, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ेगा, टारगेट मीट करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान इंक्लूड होगा। अब देखिए ना साइम, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो हमने सोचा था कि हमने SCO मीटिंग होस्ट की है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अजय शंकर पाकिस्तान आए हैं, तो यकीनन जो है पाकिस्तान को शायद इंडिया फेवर करेगा ब्रिक्स में, लेकिन इंडिया ने तो हमें घास भी नहीं डाली। नहीं, रीसेंट स्टेटमेंट आई हुई थी, उसमें कहा हुआ था कि इंडिया जो है अब इतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालेगा। हाँ, मतलब आपस में कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि अब इंडिया वो एग्जर्ट नहीं करेगा अपना प्रेशर जो है ना। तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान वेरी सून उसमें इन होगा। अच्छा, ब्रिक्स की बात की जाए ना तो अगर डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दूसरे से कंसर्न है ये एक अलग टॉपिक है। दूसरी बात यह है कि वेस्ट को हमने काउंटर करना है। सबसे बड़ी बात जो US डॉलर है उसकी जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करना है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कैटर करना है, ठीक है। ये नहीं है कि दुनिया में वही सुना जाएगा, दुनिया में वही एजेंडा आगे बढ़ेगा जो वेस्ट चाहता है, जैसे डेमोक्रेसी है, लिबरलाइजेशन है, सेकुलरिज्म है। हर कंट्री का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। डिफरेंट एथनिक कल्चर्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं एशिया में हमारे ना। तो ये होगा कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसको हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे। ब्रिक्स का मकसद यही था, ठीक है, कि ये नहीं है कि बस यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ही फैसले कर रहे हों, ये जो एशिया है ये भी कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट जो है ना SCO ब्रिक्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनकी वेस्ट में नहीं मानी जाती, तो वो इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे। लेकिन साइम, अब सुनने में आ रहा है कि ब्रिक्स प्लस बनाने की बात की जा रही है और चाइना और रशिया इसमें इंडिया की सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 3 बड़ी यही कंट्री हैं, चाइना, रशिया और इंडिया की बड़ी चलती है। जिस तरह से आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल हुआ, पुतिन ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पे आप देखें कि उनकी पिक्चर्स कितनी वायरल हो रही हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रशिया ने पाकिस्तान को इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि पुतिन साहब नरेंद्र मोदी से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, डरते नहीं है। वो देखा जाता है, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स देखे जाते हैं। ये नहीं है कि जो भी कंट्री मुंह उठा के आए उसे ब्रिक्स में शामिल कर लो। उनके काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, वो जब मीट कर जाता है तो फिर तब जाके उस प्लेटफॉर्म की अहमियत भी होती है, ठीक है ना। अगर कोई कंट्री ख़ास चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा अपने मुल्क में तो उसे इन नहीं करेंगे जब तक वो जो है रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता। अच्छा, इंडिया की बात करूंगा। इंडिया देखें क्वाड का भी हिस्सा है, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। एट द सेम टाइम SCO में भी, जो कि मेनली शंघाई डोमिनेटेड है, उसमें भी हिस्सा है, ब्रिक्स में भी है। तो ये है कि इंडिया ये मैसेज देता है कि अगर रीजन की बात की जाए तो हम एशियन हैं, तो हम एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखेंगे। हम एशिया वाले एक दूसरे को जो है सपोर्ट भी करेंगे, जैसे जियोग्राफी होती है, ठीक है। अगर बात की जाए कि अगर एशिया में आपस में राइवलरी देखी जाए कि ऐसा नहीं है कि एशिया के प्लेटफॉर्म को 1 या 2 कंट्री डोमिनेट कर लें, जैसे चाइना है, रशिया है,
तो उसमें फिर वो क्वाड का भी मेंबर है कि मैंने चाइना को भी कंटेन करना अभी है। जैसे मैंने आपसे बात की, वो सवाल हमारा बीच में ही रह गया कि ब्रिक्स प्लस को बनाने की बात की जा रही है और इसके लिए कोई 30 से 35 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं जो इसका पार्ट बनना चाहती हैं और चाइना और रशिया को इसमें इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या लगता है, क्या ये ब्रिक्स प्लस बन पाएगा? इंडिया इसको सपोर्ट करेगा और क्या पाकिस्तान इसका हिस्सा होगा? चले ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स प्लस का ही हो जाए। मेरे ख्याल से ईरान, पाकिस्तान और मे बी कतर या इजिप्ट ये इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ब्रिक्स को बढ़ाना है। जैसे यूरोपियन यूनियन 24 मुल्कों की है, जैसे दुनिया में हालात चल रहे हैं कि इसराइल है, स्वीडन है, नॉर्वे, डेनमार्क, जो रशिया से उस साइड पे जो स्टेट्स थी ना, आहिस्ता आहिस्ता वो नेटो का मेंबर बन गई हैं। तो रशिया और चाइना को ये कंट्रीज़ की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, ब्रिक्स को बढ़ाना पड़ेगा। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स में और कंट्रीज़ ऐड करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। आज के अगर हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है कि 36 कंट्रीज़ आज रशिया में मौजूद थी, तो आज के दिन आपको क्या बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे मौजूद हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं इन सब में। बिल्कुल, अगर देखा जाए रशिया का अमेरिका के साथ वो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जंग की सूरत हाल में जैसे यूक्रेन के साथ भी जंग चल रही है और रशिया जो है हिजबुल्लाह को भी मतलब एम्यूनिशन और आर्म्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रशिया के उसकी ज़मीन पे 36 मुल्कों का होना ये इस बात का साइन है यूएस के लिए कि हमारी भी मानी जाती है कंट्रीज़, हमारी भी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारी यूनाइटेड नेशन है, IMF हैं, तो हमारे भी अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। हम खुद अपनी जो है ना एजेंडा बढ़ाएंगे, हम कंट्रीज़ को इकट्ठे मिला के एशियन कंट्रीज़ को हम अपना ब्लॉक बनाएंगे। ये एक तरह का इन्होंने तो रशिया पे सैंक्शंस लगानी थी ना, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो आपको पता है इतने से जंग का समा कायम हुआ है, इन्होंने तो रशिया पे सैंक्शंस लगानी, तो रशिया ने सबको बुला लिया कि भाई आओ हमारे मुल्क में बैठो और ब्रिक्स अटेंड करो। ऐसा ही है, रशिया की सैंक्शंस का इंडिया बिल्कुल वो नहीं कर रहा। ठीक है, इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है, चाइना ट्रेड कर रहा है और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। तो अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं पहले मैटर करती थी, ठीक है, अब वो नहीं करती। अब जैसे चाइना ने $400 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट किया, हालांकि ईरान जो है वो FATF में है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट में है। तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, मैं ये कहूँगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां जाके पुतिन से रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से बात की है कि पुरअमन माहौल अब कायम होना चाहिए, सीज़ फायर जो है वो होने चाहिए। और आप देखिए कि रशिया के और भी बड़े दोस्त ममालिक हैं, किसी ने जो है ये पुतिन से बात नहीं की, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आप दोस्ती यारी चेक करें, उन्होंने डायरेक्ट बात की है यूक्रेन और रशिया पे और पहले भी कर चुके हैं। हाँ, उनकी अगर एक कंट्री बहुत बड़ा है, जिसकी परचेजिंग पावर है, जिसकी पॉपुलेशन है, GDP भी ग्रो कर रही है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और दुनिया में उसकी वैल्यू भी होती है। जैसे हमारे अपने समाज में देख लें, ठीक है, तो इंडिया की मिसाल भी ऐसे ही है। कोई छोटा कंट्री है उसकी बात नहीं पूछेंगे, जब ज़रूरत होगी पूछ लेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं पूछता। जंगों में मदद चाहिए तो फिर पूछ लेंगे, डॉलर्स भी देंगे, ठीक है। जो एक बड़ा कंट्री होता है उसकी एक परमानेंट जो है स्टेट होती है, ठीक है, दुनिया में उसकी वैल्यू होती है। तो हाँ, नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहेगा तो उसकी बात में वज़न भी होगा। इंडिया और रशिया के अगर आपस में ताल्लुकात देखे जाएं तो इंडिया जो है 70s और 60s से ही मतलब सोवियत यूनियन से अच्छे ताल्लुकात थे उनके, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक में चला गया था। अयूब खान ने जो है ना लियाकत अली खान उनको साइड पे करके फातिमा जिन्ना को साइड पे करके खुद वो हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से उनकी आपस में ज़्यादा बनती है। तो अगर नरेंद्र मोदी कुछ कहते भी हैं तो उनकी मानी भी जाएगी। अब ये बताएं कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट कैसे बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा? बनेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ये नहीं है कि आए मतलब हर 5-6 साल बाद मार्शल लॉ हो यहाँ पे। ये नहीं है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी हो, स्मगलिंग हो रही हो। आपने देखा होगा खाद वगैरह डिफरेंट कमोडिटीज़ अफ़गानिस्तान जा रही हैं, ईरान से तेल आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो इलीगल हैं, वैसे कौम के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ये एक अलग टॉपिक है, मगर दुनिया देखती है कि जो इकानमी है वो डॉक्यूमेंटेड हो, रजिस्टर्ड इकानमी हो। तो उस हिसाब से जब तक ये चीज़ें फिक्स आउट नहीं करते, अगर जंग करनी है करें, ये प्रॉक्सीज़ और ये चीज़ें हैं, ये दुनिया इन चीज़ों को नहीं मानती। इससे कंट्री का जो वक़ार है वो ख़त्म होता है। तो ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, फिर जाके ब्रिक्स का पार्ट बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, सबसे पहले मैं देखना होगा पाकिस्तान को अगर नहीं इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान एज ऑब्जर्वर स्टेटस वहाँ पे मौजूद है। उनके कुछ अपने जो एम्बेसडर हैं वो 1-2 मौजूद हैं। अगर बात की जाए जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है रशिया में कज़ान में, उसकी एक जब हम अपर लेवल पे एक डिवीज़न देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो ब्रिक्स बनी है ये बनी क्यों है। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न जो एक डोमिनेंस है उसको टैकल करने के लिए बनी है। और अगर वहाँ पे मौजूद हैं और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सदर्न कंट्रीज़ हैं और सदर्न जो कंट्रीज़ हैं ये सारी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये डिवीज़न जो है यूरोप को लेके और जो सदर्न
पोर्शन को लेके उसको लेके बनी है। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान आने वाले कुछ दिनों में ब्रिक्स का लाजमी मेंबर बनेगा, आई थिंक सो। आप क्या कहना चाहेंगे ब्रिक्स के हवाले से? रशिया इस साल जो है ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समेत 36 बड़ी इकोनॉमी, 36 ममालिक जो हैं वो रशिया पहुंच चुके हुए हैं। जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा ना इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। जब हम कोल्ड वार की बात करते हैं, दुनिया में जो पावर पोल्स थे ना वो 2 थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, दुनिया में जो पोल्स थे ना पावर के, वो सिर्फ एक अमेरिका रह गया। अब दुनिया में जो एक पावर हब है, पावर सेंटर है, वो एक है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जो अब अमेरिका का जो एक ग्लोबल इमेज था ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, और वो जो वर्ल्ड की यूटिलिटीज़ थी, जो दुनिया की ज़रूरियात थी, वो पूरा करने में नाकाम हो गया। तो जब दूसरे ममालिक थे जो उनके क्या कहते हैं, जो उनके मद्दे मुकाबिल ममालिक थे, जिनमें चाइना हो गया, इसके अलावा रशिया हो गया, उन्होंने सोचा कि ये जो अमेरिका का जो यूनिपोलर सिस्टम है वो दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके अपोनेंट इसको क्या कहते हैं टैकल करने के लिए फिर उन्होंने एक मल्टीपोलैरिटी सिस्टम बनाया, जिसमें हमारे पास रशिया है, चाइना है, और उसके बाद दुनिया पहले बाईपोलर थी, बाईपोलर से यूनिपोलर की तरफ आई, अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रही। बेसिकली जो दुनिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं अल्टरनेट करने के लिए एक डी-डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको ये चाइना और रशिया दोनों आगे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट बन नहीं पा रहा। हमने अप्लाई भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इनवाइट नहीं किया गया। इस वक्त 36 मैं कह रही हूँ कंट्रीज़ वहाँ पे मौजूद है। पिछले साल जब चाइना में जून में ये चाइना ने ब्रिक्स जो है होस्ट किया था, उन्होंने पाकिस्तान को जो है इन्वाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के जी हम जो है ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते जो दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके लोगों को मारे और हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैडम देखें, अगर हम इनका थोड़ा सा मैनिफेस्टो की बात करें ना ब्रिक्स की, तो उनमें थोड़ा सा ये एक असूल है कि जितने भी मेंबर्स ममालिक हैं ना, अगर हमने कोई नई रिक्रूटमेंट करनी है, न्यू एडिशन करना है, तो जितने भी ममालिक हैं ना, जब तक वो ओके नहीं करेंगे, कोई भी नया कंट्री नया मेंबर ऐड नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली काफ़ी मेंबर्स ऐड हुए हैं जब से एक ब्रिक्स प्लस का कॉन्सेप्ट है, जिनमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, ईरान है, UAE है, अर्जेंटाइन है और काफ़ी ममालिक हैं। अब वो ऐड क्यों हो गए? वो ऐड इस वजह से हो गए कि उनके एडिशन पे उनको लाने में जितने भी मेंबर स्टेट हैं सबका एक कन्फर्मेशन था। अब पाकिस्तान की दफ़ा ये मसला है कि पाकिस्तान का एक अपोनेंट, बहुत बड़ा अपोनेंट ब्रिक्स में मौजूद है। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप के बारे में जब भी बात होती है, ठीक है अगर चाइना और रशिया ओके कर दें, लेकिन जो कि उनके रूल में जब तक सब ओके नहीं करेंगे पाकिस्तान मेंबर नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है या पाकिस्तान की मेंबरशिप है, उसको फिर इंडिया आगे जाके वीटो कर देता है, जिसकी वजह से मेंबर नहीं बन रहे। मैं वही बात करने वाली थी कि ब्रिक्स प्लस को बनाने की बातें चल रही हैं, जिसके लिए मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 30-35 कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, और मेरे से पाकिस्तान भी एक है। जी मैडम, पाकिस्तान एज अ ऑब्जर्वर स्टेट तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ताकि हम जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हैं, वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं या जो भी डायनामिक्स वहाँ पे सेट होती हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, और फिर वो ऑब्जर्व करके पाकिस्तान के जो एम्बेसडर जाएंगे वहाँ पे अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको रीशेप करने की कोशिश करेंगे। इस मीटिंग के अंदर, ब्रिक्स के अंदर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कितना अहम रोल नजर आ रहा है आपको? मैडम सबसे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को होना चाहिए था, लेकिन उसने क्यों नहीं वहाँ पे आया? उसको पता था कि ये पाकिस्तान है। वहाँ पे रशिया में इसलिए गया कि उसको पता है ये रशिया बड़ी डोमिनेंट पावर है, इसके साथ हमारे हिस्टोरिकल, उसके अलावा मिलिट्री, इकोनॉमिकल सारे उनके ट्रेडिंग कुछ रिलेशन हैं। अगर देखा जाए उस वाले से तो पाकिस्तान का मतलब मोदी का वहाँ पे होना, वहाँ पे शी जिनपिंग का होना, वहाँ पे पुतिन का होना, तो ये बात कंट्रीब्यूट कर रही है कि वहाँ पे जब बड़े लीडर आए हुए हैं तो मोदी का होना वहाँ पे लाजमी है। देखिए यहाँ पे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफ़ी लंबे अरसे से किसी मुल्क की भी जो है SCO मीटिंग अटेंड करने नहीं गए। जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर जयशंकर ही जाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब नहीं जाते। अगर देखा जाए तो ये एक बड़े लेवल की मीटिंग थी। यहाँ पे हमारे जो SCO का मीटिंग हुई है, यहाँ पे भी कोई रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आए, ना वो शी जिनपिंग आए हैं, तो इसलिए देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया का पाकिस्तान में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजना एक रीज़नेबल बात थी। यहाँ पे जाना उनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेबल था, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट पावर थी, उनका एक अपना ब्लॉक है। जो ब्रिक्स है वो वैसे भी अपना जो यूरोप है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया, तो मेरे ख्याल में उनका होना वहाँ पे बड़ा इम्पेरेटिव था। अब देखिए ना, वहाँ जाके सुनने में आ रहा है कि वो चाइना के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, और चाइना के साथ उनके जो है सॉफ्ट कॉर्नर जो है उनके साथ पैदा हो रहे हैं। मैडम आजकल जो रिलेशंस हैं वो बेस इकॉनमी में करते हैं। अगर हम थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, क्या कहते हैं चाइना और इंडिया की, तो उनके हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी वार्स हुई हैं, अभी उनकी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन
वो मेरा ख्याल में थोड़े से अक्लमंद हैं, इंडिया वाले भी और चाइना वाले भी, कि वो अपने इख्तलाफात के बावजूद अपना जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे जैसे नहीं है कि हमारी अगर एक कंट्री के साथ नहीं बनती है, एक नेबर के साथ हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन ही ख़त्म कर दें। तो मेरा ख्याल अगर हमने आगे बढ़ना है तो चाहे हमारी जितनी भी दुश्मनी हो, जितने भी इख्तलाफात हैं, उन सबको भुला के इकोनॉमिक रिलेशन बनाए जाएँ ताकि खित्ते में खुशहाली आ सके। अब देखें ना कि डॉक्टर एस जयशंकर जब पाकिस्तान आए तो हमें एक उम्मीद बन गई थी कि शायद इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी और शायद ये जब ब्रिक्स मीटिंग होगी तो इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो मामला अभी तक बेहतरी की तरफ जाते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एससीओ और ब्रिक्स का थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। एससीओ के जो मोटिव्स हैं वो और हैं, वो सिर्फ एक जो हमारा रीजन है उसमें कोऑपरेशन को इन्हेंस करना है, ट्रेड को बढ़ाना है। लेकिन अगर हम तो ब्रिक्स की बात करें तो ये तो बेसिकली एक डी-डॉलराइजेशन का एक इनका फीचर है ना। इन्होंने वेस्टर्न जो इनका मॉडल है डॉलराइजेशन का, उसको रजिस्ट करना है। तो एससीओ को थोड़ा सा और उसका इन्फ्लुएंस है, ब्रिक्स का और है। अब जयशंकर आए थे तो वो अच्छी उम्मीदें लेके आए थे, रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए आए थे, और जाते हुए उन्होंने कुछ पैगामात भी ट्वीट किए थे जिसकी वजह से उम्मीद तो थी कि रिलेशंस अच्छे हो जाएं। बाकी बड़ी पॉजिटिव ट्वीट की थी पाकिस्तान के हक में, और आपको पता है कि 10 सालों में पहली बार इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव ट्वीट आया। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का और पाकिस्तान के सियासतदानों को प्रॉपर शुक्रिया अदा किया, और मैं कहती हूँ ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर था। एग्जैक्टली मैम, अगर ऐसे ही अगर शुक्रिया के पैगामात आएंगे, जो मुस्कुराहटें उनका तबादला होगा, तो फिर मामलात ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ना। अभी क्या लगता है कि अभी ब्रिक्स चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको होती हुई दिखाई दे रही है? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तरह का जो एक IMF का रोल है, या इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक की कुछ एक बड़ा डिक्टेटोरियल रोल है उनका, आमराना उनका तर्ज अमल है, उसको काउंटर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। जितने भी खित्ते के बड़े ममालिक हैं, रशिया होगा, चाइना होगा, इंडिया होगा, तो अपनी एक ट्रेड बढ़ाने के लिए, इंटर कंट्री ट्रेड बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। आपको पता है जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तब भी उन्होंने सप्लाई चेन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी सप्लाई चेन को बेहतर और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया उभरती हुई मौशी ताकत है और उनका जो दारोमदार है वो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर है। इंडिया जो है वो अपनी इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर जो है वो ध्यान देता है, लिहाजा सप्लाई चेन की बात उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी की थी। मैडम, सप्लाई चेन की बात उन्होंने इस वजह से की थी कि पाकिस्तान के नेबर में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। अब इंडिया का जो मोटिव है वो तो है ही इकॉनमी बेस ना, तो अब इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में बात की थी कि जो हमारा ट्रेडिंग रूट है ना, अब इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ मिलाने में जो एक जो दीवार है, या हम दीवार कह सकते हैं या एक मौका कह सकते हैं, वो पाकिस्तान ही है ना। अब पाकिस्तान पे वो मौका भी बन सकता है, दीवार भी बन सकती है। मेरे ख्याल में ये मीटिंग एक बड़ी इंपैरेटिव होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है, और डीडॉलराइजेशन की जो बात हो रही है, अभी उनकी बात हो रही है कि एक ब्रिक्स की अपनी एक इकॉनमी होगी, और जो एक ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट था जो 1944 में हुआ था, जिसके ज़रिए जो पूरी दुनिया में इकॉनमी की लेन देन होता है, वो मेरे ख्याल में ख़त्म होने जा रहा है बड़ी जल्दी। और पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल में इस तरह बड़े अच्छे इंपैक्ट होंगे अगर पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन करता है, तो आई थिंक सो। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट किस तरह से बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहा है, इसके लिए अप्लाई भी कर चुका है, लेकिन हम बार बार यही बात कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। अब सवाल वही है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट कैसे बनेगा और कब बनेगा? जी मैडम, जैसे मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान, चूँकि काफ़ी बार उन्होंने ट्राई किया कि हम ब्रिक्स के मेंबर बने, और हमारे पास हडल यही आ रहा है कि इंडिया ही हमारे लिए हडल क्रिएट कर रहा है, तो उसका जो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो हमारे पास यही है कि जिस तरह मैंने कहा था कि उसकी शराइत में है, ब्रिक्स का एक मैनिफेस्टो है, उसमें मेंशन है कि जब तक सारे कंट्रीज़ कंफर्म नहीं करेंगे कोई भी नया मेंबर ऐड नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जयशंकर पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान को भी चाहिए कि आप ज़रा जो कर्टसी एक्सचेंज करें और अपने जो ट्रेड रिलेशन है वो बेहतर करें, ताकि वर्ल्ड फोरम पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिया हमारे लिए एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैम अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनमें वर्ल्ड की जो 20% GDP है वो उसको नॉमिनेट करती है, और वर्ल्ड की जो 40% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को हमारी ब्रिक्स कंट्रीज नॉमिनेट कर रही हैं। तो इतने बड़े ब्लॉक्स में पाकिस्तान का आना मेरे ख्याल में एक मेजर रोल हो सकता है पाकिस्तान का दुनिया में अपनी एक GDP को आगे ले जाने का और कंट्रीब्यूट करने का।